नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मिश्रा 22 में। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्लास कहिए या मॉडर्न हिस्ट्री की निचोड़ कहिए, ठीक है। तो ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार बताना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपका प्रथम क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई जो 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी उसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो कौन थे। तो आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। तो जब रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने क्या किए थे, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे, ठीक है। और जो प्लासी की लड़ाई में हुई है, जो भारतीय राजा थे उनका क्या नाम था, सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी नामक स्थान पर में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, ठीक है। जिसमें सिराजुद्दौला की क्या होती है, हार होती है। इसके हार होने का कारण ये माना जाता है, इसका जो सेनापति होता है मीर जफर, उसने क्या करता है, इसके साथ धोखा दे देता है, ठीक है। इसके कारण क्या होती है, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आपकी अगला लड़ाई होता है जब ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि रॉबर्ट क्लाइव की जो सेनापति रहता है मीर जाफर रहता है, वह क्या करता है कि अपने जो राजा था उसका सिराजुद्दौला उसका साथ नहीं देता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और सिराजुद्दौला मारा जाता है। और इसके बाद वहाँ का शासक कौन बनता है, तो आपका मीर जफर बनता है, ठीक है। और जब मीर जफर बनता है शासक, इसके बाद मीर जाफर क्या होता है कि एक आयोग होता है, जिसके कारण मीर जाफर का जो दामाद होता है जिसका नाम मीर कासिम था, उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। कहानी के तौर पर देखिएगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। तो जो आपके मीर कासिम थे उनको किया जाता है, जब मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया जाता है सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद, ठीक है, कौन बैठता है, मीर जाफर बैठता है। और मीर जाफर क्या होता है, अयोग्य होता है। इसके कारण उसके दामाद जो होता है जिसका नाम क्या रहता है, मीर कासिम, उसको बैठा दिया जाता है राजगद्दी पर। तो क्या करता है कि जो अंग्रेज होते हैं उन्हीं के कार्य में क्या करता है, हस्तक्षेप करने लगता है। तो अंग्रेज सोचते हैं कि हम ही ने इनको शासन बनाया और हमारे ही कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो क्या करते हैं कि मीर कासिम को अब उनके पद से हटा देते हैं और पुनः मीर जाफर को बैठा देते हैं गद्दी पर। तो जो मीर कासिम था इसने क्या किया कि आगे चला गया और शुजाउद्दौला और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो था और मीर कासिम, इन तीनों के संयुक्त सेना लेकर के ये आपके 1764 में युद्ध करने चला आता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में कि बक्सर युद्ध जो 1764 में हुआ तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, करने वाला कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। जो हेक्टर मुनरो था उसने क्या किया था कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और भारत की तरफ से कौन कौन से थे, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय, ये तीन संयुक्त सेना मिलकर के युद्ध करती है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश हार जाती है, ठीक है। तो 1764 में जो प्लासी की जो आपकी बक्सर का युद्ध होता है जिसमें हार होती है। आगे अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का जो द्वैत शासन होगा, यहाँ वैध शासन लिखा है आपका, गलत है, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। यहाँ पास द्वैत शासन होगा, सॉरी। तो बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला। जो बंगाल का द्वैत शासन था वह कब से कब तक चला था, तो आपके 1765 से लेकर के 1772 तक चला था, ठीक है, ठीक है। तो उस समय कौन सा शासक था, आपका लॉर्ड क्लाइव ही था, ठीक है। कौन सा शासक था, आपका लॉर्ड क्लाइव था। 1765 से 1767 तक माना जाता है लॉर्ड क्लाइव का, 1765 तक, ठीक है। लेकिन ये पूछा है 1765 से 72 तक, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इसने क्या किया है, द्वैत शासन। तो जो लॉर्ड क्लाइव था इसने क्या किया था, अंग्रेजी शासक का इसे जन्मदाता भी माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव के बारे में देख लेते हैं। और लॉर्ड क्लाइव ने ही द्वैत शासन की व्यवस्था की थी, जिसके तहत राजस्व वसूलने या सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामलों में कंपनी के अधीन थे। जो आपके जो विदेशी मामले में जो व्यवस्था थी, जो द्वैत शासन था, ये सारी चीज़ें किसने लगवाया था, तो आपके लॉर्ड क्लाइव ने लगवाया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1798 ईस्वी में
लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि जो है, जो 1758 ईस्वी होती है, ठीक है। तो उस समय जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि होती है, उसे स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो जो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि होती है, तो वह उसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आपका हैदराबाद का निजाम था। कौन था आपका? तो हैदराबाद का निजाम था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पास आपके शासक किसकी बात आई है? आपके लॉर्ड वेलेस्ली की, ठीक है। तो इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपके लॉर्ड वेलेस्ली है उसके विषय में। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली है, बंगाल के शेर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर। इसका शासन मतलब ये कब तक भारत में रहता है? तो ये 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 तक रहता है। इसने क्या किया था? सहायक संधि किया था। लेकिन इससे पहले भी सहायक संधि किसने किया था? डुप्ले ने किया था, ठीक है। और वेलेस्ली ने क्या किया था कि पोर्ट विलियम कॉलेज की क्या किया था? स्थापना भी किया था। जो आपका वेलेस्ली था, इसने क्या किया था? पोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? सब्सिडी एलियंस, ठीक है, एयरलाइंस। इस बात को ध्यान रखिएगा, सब्सिडरी एलायंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके अगला क्वेश्चन आता है 5वां क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था या वायसराय था, वो कौन था? वो आपका लॉर्ड कौन था? कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। जैसे 1757 में पहले वो भारत का क्या रहता है? लॉर्ड गवर्नर रहता है। इसके बाद 58 में उसको क्या कर दिया जाता है? वायसराय बना दिया जाता है। इसी के शासनकाल में, इसी के काल में क्या होता है? शासनकाल में नहीं, इसी के काल में जो होता है, लॉर्ड कैनिंग के काल में जो वायसराय बनता है, यही क्या करता है? जो 1857 की क्रांति होता है, उसको दबाने में इसका बहुत बड़ा ही हाथ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मंगल पांडे वगैरह के साथ हुआ था। आगे देखते हैं। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? जो टीपू सुल्तान था, ठीक है, उसने क्या किया? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने क्या किया था कि अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सी की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो ये तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, तीन आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, कब हुआ है? 1767 से 1769 तक हुआ है। कब हुआ है? 1767 से 1769 तक हुआ है। किसके मतलब नेतृत्व में हुआ है? तो हैदर अली जो थे, टीपू सुल्तान के जिसे पिता माना जाता है, उसके नेतृत्व में हुआ था। और जो दूसरा हुआ है वो किसके कब हुआ है? तो वो जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वो 1780 से 1784 में हुआ है, जिसमें कौन थे? हैदर अली मारा जाता है। जो हैदर अली था, टीपू सुल्तान का पिता जो था, वो कौन होता है? मारा जाता है। और मंगोल की संधि से यह क्या होता है? यह युद्ध समाप्त हो जाता है मंगोल की संधि से। फिर होता है 1784 ईस्वी में समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो 1784 ईस्वी में क्या होता है कि समाप्त हो जाता है। किस संधि से आपकी होता है कि आपकी हैदर अली मारा जाता है, और मंगोल की संधि से क्या होता है? ये समाप्त हो जाता है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरा कब होता है? 1799 में होता है, जिसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में। इसके बाद फिर युद्ध नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है 7वां क्वेश्चन कि राजक्षय या हड़प नीति जब्ती सिद्धांत जो था वो किसके द्वारा लागू किया गया था? जो हड़प नीति थी और जो ये सारी जो आपकी हड़प नीति थी, ठीक है, जब्ती थी, यह किसके मतलब किसके किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो लॉर्ड डलहौजी था उसके द्वारा की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो क्या है, इसको क्या बोलते थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। इस बात को ध्यान दीजिए। इसी ने डाला था कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने दी थी? तो आपकी किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ठीक है। और जो आपका लॉर्ड डलहौजी था, इसका पुराना नाम क्या था? जेम्स एंड्रूज रामजे था। क्या था? जेम्स एंड्रूज रामजे था। किसका? लॉर्ड डलहौजी का पूर्व नाम था, ठीक है।
और जो भारत में पहली बार जो ट्रेन चलवाया था तो इसी के काल में चलवाया गया था। ठीक है, इसके डलहौजी के शासनकाल में ही, डलहौजी के काल में ही किया गया था। आगे, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जो ऐसे कौन से सिख गुरु हैं? ठीक है, आपके 10 सिख गुरु हुए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि धर्म ग्रंथ को ही आदि गुरु मान लिया गया था। तो क्या होता है कि जो मतलब ये प्रश्न पूछा कि कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने जफरनामा लिखा है, किसमें लिखा है? फारसी में लिखा है। तो जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने क्या किया है? जफरनामा लिखा है। किसमें लिखे हैं? आपके किसने लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिख के 10वें गुरु थे। ठीक है, और 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने इस्लाम धर्म नहीं किए थे, जिसके कारण इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, इनकी मृत्यु कर दी जाती है। और जो आपके, ठीक है, तो आपके 9वें गुरु जब तेग बहादुर मारे जाते हैं, तेग बहादुर के पुत्र थे। ठीक है, जिन्हें महान योद्धा, महान संगीतकार, महान नीतिज्ञ माना जाता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। जो डाक व्यवस्था को किसने किया था? जो आपका लॉर्ड डलहौजी था, उसी ने ही क्या किया था? डाक व्यवस्था को किया था, जिसे जेम्स एंड्रम रामजे नाम था, जिसने भारत पर ट्रेन वगैरह भी चलाया था। ठीक है, फूट डालो की नीति इसी ने किया था, फूट डालो और राज करो की नीति। अगला है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने क्या किए थे? सिख गुरु गुरु नानक की जीवनी लिखे थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है, सिख ने जो सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ था का प्रवर्तन किसने किया था? जो सिख के सैन्य संप्रदाय या खालसा पंथ के प्रवर्तक से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही हैं जो 10वें गुरु थे। ठीक है, क्योंकि इनके दो गुरु, अर्जुन देव का और 9वें गुरु आपके तेग बहादुर का, 5वें गुरु अर्जुन देव का और 9वें गुरु आपके तेग बहादुर की मृत्यु कर दी जाती है। तभी आपके 10वें गुरु क्या थे? ये सैन्य संगठन को रखते थे और तलवार बांध के सिंहासन पर बैठते थे, क्योंकि भय था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? जो मैंने पहले बताया कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव था, या लॉर्ड क्लाइव था, जिसके साथ युद्ध में हार जाता है। क्यों हारता है? क्योंकि उसका सेनापति जो होता है मीर जाफर, वो क्या करता है? उसके साथ धोखा कर देता है। आगे, सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। जो सिख गुरुओं का सही कालक्रम है तो कौन कौन से हैं? पहले आपके अमरदास हैं, फिर रामदास हैं, फिर अर्जुन देव हैं, फिर तेग बहादुर हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे आपके चौथे नंबर के अंगद देव हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी, सन 1816 ईस्वी में, तो किनके बीच संपन्न हुई थी? जो सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, तो किसके बीच में संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। इससे पहले, ठीक है, सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। ठीक है, भारत की खोज नहीं की थी, वो समुद्री मार्ग से भारत आने की खोज की थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती? 1799 में। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। यही तिथि क्या होता है? आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, फिर इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं होता है। आगे जो है, हड़प नीति, ठीक है, के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में गए थे? जो हड़प नीति थी उसमें कौन कौन से राज्य गए थे? जो आपके जो हड़प नीति थी वो किस किस काल में गए थे? ठीक है, तो आपके जो कौन कौन से थे? झांसी था, ठीक है, नगरपुर था, वह सतारा था। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका झांसी, नागपुर व सतारा भी इसके अंतर्गत, इसी ने किया था फूट डालो और राज करो की नीति, इसी ने डलहौजी ने ही किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुआ था हड़प नीति। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जो ये 17वां क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध है, ठीक है,
संबंध है तो गवर्नर जनरल थे। तो जो ठगी प्रथा था उस समय उसके उन्मूलन के लिए कौन से गवर्नर जनरल थे? तो विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, कौन थे? आपके विलियम बेंटिक थे। जो ठगी प्रथा है तो ये कब हुई थी? तो ये आपके 1830 में खत्म करा दिया गया था। ठीक है, कौन थे? आपके विलियम बेंटिक जी थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब 1830 आ गए। 1828 में क्या हुआ था? आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी जिसमें राजा राम मोहन राय जी थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे वोडायर के शासक थे। जो वोडायर था उसके शासक कौन थे? तो मैसूर रियासत थी। कौन थे? मैसूर रियासत। आगे टीपू सुल्तान की राजधानी थी। जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, और टीपू सुल्तान ने तीसरी क्या किया था? समझौता श्रीरंगपट्टनम पर ही किया था। आगे क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो 1758 ईस्वी में क्या किया था कि जो क्लाइव थे उसे बंगाल का क्या बना दिया गया था? गवर्नर बना दिया गया था। आगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो जो विलियम बेंटिक था वह कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था? विलियम बेंटिक था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आगे द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? तो जो वारेन हेस्टिंग थे उन्होंने क्या किए थे? द्वैध शासन की जो नीति थी उसको समाप्त किए थे। अच्छा, वारेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो वारेन हेस्टिंग थे इनका काल कब से माना जाता है? 1773 से 1785 तक माना जाता है। 1773 में इनके काल में क्या हुआ था? आपकी रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, और 1774 में क्या किया गया था कि बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। और जो उच्चतम न्यायालय में स्थापना किए गए थे और प्रथम जो जज थे उनका क्या नाम था? एलिजा इम्पे थे। कौन से प्रथम जज थे? एलिजा इम्पे नाम था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो जो अंग्रेज थे उनका सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठा ने किए थे। सर्वाधिक विरोध किसने किए थे? तो मराठों ने किए थे। ठीक है, तो जो आपके मराठा सरदार मतलब शिवाजी वगैरह थे इनके शासनकाल में हुआ है। फिर आपके इनके बाद पेशवा का पद हुआ करता था। इनके काल में कौन सा पद हुआ करता था? पेशवा का पद प्रमुख माना जाता था। ठीक है, साहूकार के बाद पेशवा का ही पद शासक पर बैठ गया था जिसमें बाजीराव प्रथम द्वितीय आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आगे प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि जो प्लासी का युद्ध है ये अत्यधिक महत्व क्यों था? प्लासी के युद्ध में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अत्यधिक इतिहास में महत्व माना जाता है? तो इसमें क्या हुआ? इसने बंगाल के ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। इसने क्या किया कि इसने क्या किया था? बंगाल के जो शासक था, ठीक है, सिराजुद्दौला, उसको परास्त कर दिया। उसके बाद जो बंगाल था, ठीक है, तो उस पर नियंत्रण आ गया और वो बंगाल के नियंत्रण आते ही उनको क्या हुआ? समस्त यानी भारत पर कार्य करने को उनको खुल गया, काम मिल गया। ठीक है, उनको मतलब कोई रास्ता मिल गया भारत पे शासन करने का। प्रथम उनको वर्चस्व प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लाइव और आपकी सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, आगे ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देने चाहती थी। ठीक है, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, ठीक है, 1813 एक्ट जो आया था आपका उसके तहत आपको बताया गया था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देने चाहती थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को इसलिए शिक्षा देना चाहती थी क्योंकि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ कर सके। क्या कर सके? वह अपने भारत में राजनीतिक जो सत्ता है उसकी नींव क्या कर सके? सुदृढ़ कर सके। इसलिए वो क्या करती थी? भारत को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। आगे है कि प्रशासनिक अवस्था जो कुशासन की आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो जो अवध था उसे क्या किया था? डलहौजी, जिसने फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था, उसने क्या किया? अवध को मिला लिया था। आगे आदि ग्रंथ किसके संकलित किया था? तो जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने क्या किए थे? आदि ग्रंथ को संकलित किए थे। ठीक है, और 10वें गुरु के बाद क्या किया जाता है? किनको ही? आदि ग्रंथ को ही गुरु धर्म गुरु मान लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 गुरु की मृत्यु हो जाती है, तेग बहादुर की और आपके वो अर्जुन देव की।
बात को ध्यान रखिएगा। आगे, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसमें पड़ी थी? तो जो 1835 है वो मैकाले की मिंट से हुई थी। जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या किया गया था? 1835 में ही मैकाले के समय में भी हुआ था। 1835 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे, भारत के वायसरायों और जो आपका 1835 जो 1935 था उसमें क्या हुआ था? आपके भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो 1935 से 1835, इस बात को ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। चलिए देखते हैं कि भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडिया पीनल कोड, सिविल जो था प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। जो सिविल पीनल कोड, ठीक है, जो आपका पुलिस वाला था, ठीक है, पुलिस पीनल कोड था, प्रोसीजर था, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर था, ये किसके हुआ था? तो आपका जो लॉर्ड कैनिंग था इसके शासनकाल में किया गया था। किसमें हुआ था? आपके जो लॉर्ड कैनिंग माने जाते हैं उन्हीं के उसमें माना जाता है, आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के दमन करने वाले, ठीक है, व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, और यही लॉर्ड कैनिंग है जो भारत के प्रथम वायसराय भी बनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने क्या किया था? भारत में डाक टिकट शुरू किया था। तो जो लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या किया था? भारत में डाक टिकट शुरू करवाए थे। सिख शासनकाल में ट्रेन भी चली थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने के श्रेय किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और आपके जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब करते हैं? 1828 में। 1829 में उन्होंने सती प्रथा का अंत करते हैं और ठगी प्रथा का अंत कब होता है? 1830 में। ठीक है, तो लगातार याद रखिएगा, 28, 29, 30। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा के उन्मूलन के लिए राजा राम और विलियम बेंटिक मिलकर के काम करते हैं 1829 में। 1830 में ठगी प्रथा का अंत करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, अवध के स्वायत्ता राज्य का संस्थापक कौन था? जो अवध का स्वायत्ता राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क माने जाते हैं। जो सादत खां बुरहान उल मुल्क थे उनको क्या माना जाता है? अवध के स्वायत्ता राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जो अवध के आपके नवाब थे, सिराजदौला वगैरह, ठीक है, तो उसके नवाब वगैरह थे, उसके जो क्या पूछा है पास? संस्थापक पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषणा किया और वे बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से पराजित हो गए थे। तो जो इसने ये पूछा कि जो मीर कासिम थे और सुजाउद्दौला थे उसके साथ कौन था? तो जो आपका शाह आलम द्वितीय था, इसने क्या करता है कि आपका युद्ध करता है जिसमें क्या होती है? इसकी हार हो जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि संयुक्त सेना रहती है, बक्सर के युद्ध में फिर भी हार हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला 34वां क्वेश्चन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। कौन थे? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। ठीक है, जो आपके क्या हो? प्लासी के युद्ध हुआ और रॉबर्ट क्लाइव के साथ युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला का, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? जो रॉबर्ट क्लाइव था उसका उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। ठीक है, हेस्टिंग्स था। अगला है कि नवाब सिराजुद्दौला था एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का संघर्ष जो प्रमुख कारण बताया गया कौन है? अंग्रेजों के द्वारा छूटों का दुरुपयोग किया गया। क्या किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा जो छूट था उसका दुरुपयोग किया गया था। अच्छा, अब आगे देखते हैं। जो काल कोठरी था जिसे ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं, जिसमें क्या किया गया था कि 123 लोगों में से 123 जो 146 लोग थे, सॉरी, उनमें से 123 लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या क्या होते हैं? उसमें से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। एक व्यक्ति वहाँ से क्या करता है कि भाग जाता है। ये घटना कहाँ थी? तो यह कलकत्ता की थी। इसके बाद जानकारी बताते हैं। जो काल कोठरी ब्लैक होल की घटना है जिसमें 146 लोग थे तथा 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। ये कहाँ की घटना है? तो आपकी कलकत्ता की घटना है। और इसी के बाद क्या होता है
कि आपकी आगे क्या होता है कि एक आदमी भाग जाता है और वो अपने अंग्रेजी शासक से जाकर बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया गया था, तब वो प्रतिशोध लेने आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? तो जो आपके किस इतिहासकार, कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि जो 1765 की आपकी है, ठीक है, और 1772 जो है तक की जो कंपनी राज्य था जिसमें द्वैत शासन के काल को बताया गया, द्वैत शासन की काल जो था वह डाकुओं का राज्य की संज्ञा किसने दी थी? जो डाकुओं का राज्य की संज्ञा था उसको कौन दिए थे? तो किसने दिए थे? के एम पणिक्कर दिए थे। ठीक है, के एम पणिक्कर जी दिए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या थे? डाकुओं का राज्य की संज्ञा दिए थे। किसका? द्वैत शासन के शासनकाल को। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। जो आपकी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति थी उसके संबंध में कौन था? तो जो आपकी जो प्रकाश नीति थी वह किसमें था? आपकी जो रिंगस्टेंस पॉलिसी थी आपकी, क्या थी? रिंगस्टेंस पॉलिसी थी आपकी। ठीक है, तो ये किससे संबंधित थी? वारेन हेस्टिंग से थी। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति मतलब रिंगस्टेंस पॉलिसी। ठीक है, तो ये संबंध किससे था? वारेन हेस्टिंग से था। ठीक है, आप वारेन हेस्टिंग के बारे में जान चुके हैं। अगला, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में के बाद रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो किसे बनाया था? मोहम्मद राज खान को बनाया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नयाब दीवान नियुक्त किया था? तो राज सिताब राय जो था उसने क्या किया था कि जो आपका रॉबर्ट क्लाइव था उसे क्या किया था? बिहार का नयाब दीवान नियुक्त कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यही रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अगला है जो राजा रणजीत सिंह थे उन्होंने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ प्राप्त किए थे? शाह सूजा से प्राप्त किए थे। ठीक है, जिसे नादिर शाह उठा ले जाता है, आपके रंगीला शासक जो होता है उसके शासनकाल में। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? सर आयरकूट। जो सर आयरकूट था उसने क्या किया था कि हैदर अली को किसमें किया था? पोर्ट नोवा में युद्ध में हरा दिया था। अगला है महाराज रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो जो महाराज रणजीत सिंह थे उनके उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। आगे, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने क्या किए थे? राजकुमार खुसरो की सहायता किए थे, जिसके कारण इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह कौन सा था? तो आपका बक्सर का युद्ध था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 47वां क्वेश्चन कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में जो आया था उसे पढ़कर किसने सुनाया था? तो जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने पढ़ करके सुनाया था। अगला, जो राजा रणजीत सिंह थे उन्होंने क्या किया था? जो मिसल से संबंधित थे, किससे थे? तो सुकचयिका से थे। ठीक है, सुकरचयिका से संबंधित थे राणा रणजीत सिंह। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो आपकी तथाकथित जो कुशासन है के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो जो आपके तथाकथित कुशासन है उसके आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को क्या किया? प्रशासन में ले लिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, जिसने क्या किया था? राज्य को प्रशासन में ले लिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो जो मीर कासिम था इसने क्या किया था कि अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उससे मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया था। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी 50 क्वेश्चन और है, भागिएगा मत। ठीक है, अंत तक बने रहिए, बीच बीच में आपको बताना पड़ता है, फिर भी कर दिया करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसकी समाधि के कारण जो नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह था। कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिसे किस में माना जाता है? किसी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिख का द्वारा पवित्र माना जाता है। ठीक है,
क्योंकि उनका ऐसा माना जाता है गुरु गोविंद सिंह का। बक्सर का युद्ध जो है, जो 1764 के समय दिल्ली का शासन कौन था? शाह आलम दूसरे। देखिए जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं, ठीक है, इसमें से, और यदि डीप पर चले जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आपको समय का ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना विचार को बस बताइएगा। टीपू सुल्तान जो अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो जो 1799 था, उसके बाद जो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है, उसमें टीपू सुल्तान की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अगला है, किसके शासनकाल में जो ब्लैक होल दुर्घटना होती है वह सिराजुद्दौला के शासनकाल में होती है, ठीक है। सिराजुद्दौला ही करवाता है, इसी कारण फिर वो जाता है तो अपने राजा से बताता है, मतलब जो वहाँ का लॉर्ड क्लाइव था उसी से बताता है। इसके बाद वो लॉर्ड क्लाइव क्या करता है कि भारत में सिराजुद्दौला के साथ फिर आक्रमण करने आता है और यहाँ भारत के जो मीर जाफर था उसको अपने बस में कर लेता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कि आपके सिख के जो अंतिम गुरु हैं वो कौन से थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। जो अंतिम गुरु थे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था? जो प्लासी युद्ध 1757 में हुआ था वह कर दिया था। डिंडीगुल नामक जो था ये क्या है? तो तमिलनाडु में एक नगर है, ठीक है, इस विषय में ध्यान रखिएगा। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी जो खजाना जो मुर्शिदाबाद में कलकत्ता स्थानांतरित किया था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग काल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पिछले हमने बता चुके हैं। आगे, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बनाए गए थे। सिख शासनकाल में जो आप था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की गई थी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अगला है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपकी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही कलकत्ता में क्या किया गया था? 1774 में क्या किया गया था? वारेन हेस्टिंग के काल में ही क्या कर दिया गया था? आपके उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दिया गया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। और जो आपका इस बात को ध्यान रखिएगा, चलिए ठीक है। सॉरी यदि आगे मैंने इसमें बोला था कि जो आपके कि प्रथम आपके फोर्ट विलियम कॉलेज था तो इन्होंने नहीं स्थापित करवाया था, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पास थोड़ी मिस हो गई थी, पिछले में मैंने बोल दिया हो तो क्षमा चाहते हैं, ठीक है। क्या किया गया था? आपके कलकत्ता में क्या किया गया था? न्यायालय की स्थापना किए गए थे। आगे, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित किया गया था कौन था? तो आपका वारेन हेस्टिंग के काल में ही पिट्स इंडिया एक्ट तथा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, 1781 में भी आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप 62वां क्वेश्चन कि भारतीय शासक में से कौन था जिसने विदेशी की आधुनिक पद्धति को दूतावास स्थापित किया था? जो टीपू सुल्तान था वो क्या किया था? जो विदेशी थे उसके लिए क्या किया था? दूतावास कर दिया था टीपू सुल्तान, ठीक है। जो हैदर अली का क्या था? पिता माना जाता है, ठीक है, टीपू सुल्तान के पिता। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। जो अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था कब होता? लॉर्ड जो डलहौजी था उसके समय में होता है, जिसने फूट डालो और शासन करो की नीति में किया था। ठगों के दमन में कौन सा संबंध था? तो जो कर्नल स्लीमैन थे उन्होंने कौन थे इससे संबंधित थे। अगला है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो जो बहादुर शाह प्रथम था उसने किस नाम से बैठा था? पहले उसका क्या नाम था? तो मुअज्जम के नाम था पहले, ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम, ठीक है। इसके बाद वो क्या हुआ? बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया। अगला है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो जो जुल्फिकार खां थे उसकी सहायता से कौन सिंहासन पर बैठता है? तो आपके जहांदर शाह मुगल का शासक बनता है। आगे, जो फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह हुए? तो जो सैयद बंधु हैं उसके जो फर्रुखसियर थे उसके नेतृत्व में, मतलब कि उसके सहयोग से क्या करते हैं? सिंहासन पर बैठते हैं। जो निप निर्माता थे, जो किंग मेकर, निप निर्माता मतलब किंग मेकर,
के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जो सैयद बंधु थे उन्हें क्या माना जाता है? आपके किंग मेकर या निप निर्माता माना जाता है। अगला है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट के सत्यच्युत, ठीक है, सत्यच्युत की का हत्या कर दिया था? जो सत्यच्युत थे उसकी हत्या किसने किया था? तो फर्रुखसियर ने क्या किया था? इसकी हत्या कर दी थी। इसकी सत्यच्युत की हत्या कर दिया था। अगला, सैयद बंधु का पतन किसके बाद, किसके समय में हुआ था? जो सैयद बंधु था उसका पतन जो था वह किसके शासनकाल में हुआ था? कब हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। किस मुगल शासक का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसका क्या नाम था? उसका नाम था मोहम्मद अख्तर भी कहते थे। अगला है, अवध हैदराबाद भारत, जो भारतपुर था, ठीक है, यहाँ पर लिखा है भारत पर, ठीक है, रुहेलखंड एवं जो फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके शासनकाल में कौन कौन हुए थे? अवध था, हैदराबाद था, भरतपुर था, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रुहेलखंड एवं जो फर्रुखाबाद था वह किसमें हुआ था? आपके इसमें हुआ था, तो आपके जो ये मोहम्मद शाह रंगीला था उसके शासनकाल में स्वतंत्र रूप से हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो जो आपका नादिर शाह था जिसने कोहिनूर हीरा उठा ले गया था भारत से, ऐसा माना जाता है, वह किसके शासनकाल में उठा ले जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला, जो अपने नाच गाना में व्यस्त रहता था। आगे उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली आता है, ठीक है। तो ये जो नादिर शाह था इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता है? नादिर शाह को। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है, जिसने शीशे के सिक्के चलवाए थे, जिसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए आकृति मिलती है। वो कौन था? वो समुद्रगुप्त था, गुप्त वंशी शासक था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये नादिर शाह कौन था? ईरानी का नेपोलियन माना जाता है। अगला है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल का सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अगला है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया। जो अहमद शाह अब्दाली उसने किया कब कितनी बार किया था? तो 7 बार किया था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार किया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसका सफल कब हुआ था? वह सोमनाथ मंदिर पर विशेष उसका सफलता प्राप्त हुई थी। और इसने कब किया था? इसने 3 बार आक्रमण मुगल शासक के समय में हुआ था। तो जो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है? 7 बार करता है, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में होता है? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में होता है। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो जो शाह आलम द्वितीय था उसका नाम क्या था? अली गौहर था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थिति के कारण जो था, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने विषम परिस्थिति के कारण विशेष मीर वक्ती निजादौला के भाग के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली का राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या किया था कि 12 वर्ष तक को दिल्ली से क्या किया? दूर चला गया निवास करने, डर के मारे। फिर उसके बाद क्या करता है कि अंग्रेजों की सहायता से, अंग्रेजों के नहीं, मराठों की सहायता से क्या करता है कि पुनः दिल्ली पर राजगद्दी पर पुनरुत्थान होता है। तो जो आपके शाह आलम द्वितीय था, जिसे गौहर भी कहते थे, ठीक है, तो इसने ऐसा किया था। 12 वर्ष तक वो आऊ नहीं किया डर के मारे। कौन सा मुगल शासक एक बड़ा शायर भी था? यह शायर भी बहुत बड़ा था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में, यह मरते वक्त भी शायर बोल कर गया था, ठीक है। कहा गया था कि शेर विख्यात है। इसने क्या बोला था कि जो शेर विख्यात है, इसके जो शेर थे वो विख्यात हैं। कितने है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए या आयर में। तो उसने जाते जाते ये बोला कि जो कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था, ऐसा पूछा गया है कि जिसने बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय, मतलब उसकी मृत्यु के समय में कह कर गया था कि शेर विख्यात है। वैसने कहा था कि शेर विख्यात है, जो शेर उसका था वो विख्यात है। उसने क्या कहा था? कितने हैं बदनसीब जफर के। उसने क्या बोला कि कितने बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, ठीक है। तो किसने बोला था? बहादुर शाह जी ने बोला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो अंग्रेज का पेंसर
जो पेंसर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो आपका शाह आलम द्वितीय थे। रंगीला था तो उसको भेज दिया गया, इसको पेंशन दिया जाता था, ठीक है। और इसके राज्य को क्या किया? हथियार ले लिया गया था, मतलब ले लिया गया था। किस राज्य के शासक नवाब जो बाजीर कहलाते थे वो कौन थे? अवध के नवाब ही माने जाते थे, जो बाजीर माने जाते थे। आगे, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो जो चूड़ामन है, जो चूड़ामणि के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने क्या किया था? जाटों के सैनिकों की शक्ति के रूप में संगठित किए थे, ठीक है। किसे जाटों का जो अफलातून कहा जाता है, ठीक है, प्लेटो ऑफ जाटो बोला जाता है, ठीक है। तो जो जाटों का आदरणीय सिद्धांत व्यक्त करता है वह कौन है? वो किसे कहा जाता था? तो वो आपके कौन थे? तो आपके वो सूर्यमल थे। इसके पूछने का मतलब ये है कि जो आपका जाटो था, ठीक है, तो उसमें जो ये बोला गया है, ठीक है, प्लेस ऑफ डेट जो बोला गया है, ठीक है, प्लेस ऑफ जेट्स जो बोला गया है, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है कि एवं क्या बोला गया है कि जाटों का अफलातून बोले या प्लस ऑफ जेट्स बोलिए, ये दोनों एक है। तो जाटों का जो आदरणीय व विद्वान व्यक्ति था वो कौन माना जाता है? द जाट्स यूसेस यूल्सेस कौन था? जो सूरजमल था, कौन माना जाता है? आपके जाटों का विद्वान व्यक्ति माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है जो आपकी मुर्शिद कुल जो जफर खां को बंगाल का जो मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 को सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? जो फरवासियार थे उनसे क्या मिली थी? मुर्शिदा कुल के जफर खां को बंगाल का 1707 में तथा उड़ीसा जो 1719 था उसमें क्या किया था? सूबेदारी की मुगल बादशाह से की गई थी, ठीक है। और यदि 1917 में पूछ दिया जाए तो महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम भारत पर सत्याग्रह किए थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया था? तो आपकी 1906 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1917 में उन्होंने भारत पर किए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 1717 है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे, किस सूबेदारी की मुगल बादशाह से मिली थी? अगला है किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसने ढाका को स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? जिसने ढाका के स्थान पर क्या किया था कि बंगाल को अपनी राजधानी बनाया था मुर्शिदाबाद से? तो जो मुर्शिदा कुल जफर खां थे उन्होंने ऐसा किया था। आगे, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जो जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्व प्रमुख कारण क्या था? तो जो बंगाल के शासक मुर्शिद कुली थे जिन्हें जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्व प्रमुख कारण था, क्या था? जो मुगल बादशाह फर्रुखसियार 1717 में जारी फरमान की मुर्शिदा अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। तो इनके दोनों क्या किए गए हैं? अलग अलग व्याख्या की गई है। अगला है कि जो किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना में मधुमक्खी के छत्ते से की गई? बंगाल के ऐसा कौन सा था जिसने क्या किया था? यूरोपीय लोगों की तुलना किससे की है? उसने मधुमक्खी की छत्ते से की है। जिसे यदि न छेड़ा जाए, जिससे क्या बोला है कि यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छत्ते के साथ छेड़खानी की गई तो मधुमक्खी काट काट के प्राण ले लेगी। तो कौन थे? अरवर्दी खां जी थे, ठीक है। ये बहुत बड़े शायर भी करते थे, ठीक है। आगे देखेंगे इनके बारे में पूरी जानकारी। देखिए, तो अंग्रेज द्वारा कलकत्ता का प्रथम फ्रांसीसी द्वारा जो चंद्रनगर किलेबंदी सुदृढ़ करने की विरोध करते थे, बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। तो जो अलवर्दी खां थे इन्होंने क्या बोले थे कि इसने ये पूछा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजी के कलकत्ता फ्रांसीसी द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने की विरोध किया था? इसने ये बोला कि आप किलेबंदी को सुदृढ़ क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, आपको क्या काम है? आपकी सुरक्षा की उत्तरदायी मैं लेता हूँ, आप किलेबंदी क्यों करेंगे भाई? आप यहाँ व्यापार करने हैं तो आप व्यापार करिए। ये कौन बोला था? तो आपके अलवर्दी खां जी बोले थे।
इस बात को ध्यान रखिएगा। अलवर्दी खां के बारे में और सारी जानकारी अभी बता रहे हैं आपको। आगे है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता था, किंतु ऐसा स्थिति में उसके ही शब्द में समुद्र में आग लग जाएगी। उसने ये जानता था कि उसके शब्द से जो था तो वो बंगाल से उसको खदेड़ फेंक सकता था अंग्रेजों को। ऐसा कौन सा शासक था बंगाल का? तो आपका अलवर्दी खां था। ठीक है, लेकिन क्या होता, उसी के शब्दों से समुद्र पर आग लग जाती। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी, अपने पुत्र से यह कहकर बोला गया था, उसका उत्तराधिकारी था, ठीक है, तो अपने उत्तराधिकारी से यह कहकर गया था कि उत्तराधिकारी से सलाह दिया था और कहा था कि तीनों अंग्रेज फ्रांसीसी एवं जो डच थे, यहाँ इच लिखा है गलत है, ठीक है, यहाँ पर डच होगा, ठीक है, डच ही लिखा है, ठीक है, डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इसने ऐसा कौन सा शासक था जिसने यह कहकर गया था जो अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, डच हैं, इनको तीनों को कमजोर करने का, एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, क्योंकि ये तीनों में से अंग्रेज जो है वो सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अंत में तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो ये अलवर्दी खां ही बोलकर गए थे। अलवर्दी खां बड़े गजब के आदमी थे, इन्होंने ही बोला था कि मेरे शब्दों से क्या होगा, समुद्र में आग लग जाएगी। और ये इन्होंने ही कहे हैं, ये अपने उत्तराधिकारी से कह कर गए थे कि अंग्रेज, डच और जो फ्रांसीसी, इन तीनों से एक साथ मत लड़ाई करना, ठीक है, इनको एक साथ मतलब दबाने का विचार मत करना मन में। आप पहले सबसे शक्तिशाली कौन है? अंग्रेज है, तो अंग्रेज को पहले तुम खत्म कर देना, इसके बाद वो दोनों तुमको उतना ज़्यादा कष्ट नहीं दे पाएंगे। अगला है, बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो सिराजू दौला था। कौन था? आपका सिराजू दौला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कि बंगाल के नवाब मीर जफर के ने कठपुतली मुगल बादशाह आलम द्वितीय को क्लाइव के जो सांबत जंग युद्ध के अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्र की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें, तो उस क्षेत्र का पहचान क्या था? 24 फरगाना था। ठीक है, तो जो बंगाल के नवाब मीर जाफर थे, उन्होंने क्या किए थे? जो बंगाल के नवाब मीर जाफर थे, सॉरी, उन्होंने कठपुतली मुगल बादशाह जो था, जिसका क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, उसने क्लाइव के क्या किया था? साबत जंग में क्या किया था कि उपाधि को क्षेत्र की जमींदारी में दिलवाई थी। ठीक है, तो ये कौन था? 24 फरगाना था। अगला है, बंगाल के नवाब मीर कासिम जो था, उसने क्या किया था? मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया था, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र एवं वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। वो क्या चाहता था कि जो मुर्शिदाबाद है उसके षड्यंत्र और वातावरण से क्या करे? दूर रहे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 94 क्वेश्चन, कि बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा? ऐसा कौन सा बंगाल के जो नवाब थे उसने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र जो पुरुष हैं इस प्रकार के व्यवहार करते हैं, जो आपके भद्र पुरुष हैं वह इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वह समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, ठीक है, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। कौन बोला था? तो आपके मीर कासिम जी बोले थे। बंगाल के नवाब जो थे मीर कासिम, उन्होंने ये बोले थे कंपनी के गवर्नर को कि आपके जो पुरुष हो क्या करते हैं? अभद्र व्यवहार करते हैं। क्या क्या करते हैं? भारत को लूटते हैं, जो हमारे अधिकारी उनका अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, उन्हें शारीरिक कष्ट देते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आगे, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापार करों एवं चुंगियों को खत्म कर दिया था? तो ऐसा कौन था जिसने 2 साल तक को क्या किया था कि वहाँ जो व्यापार देना पड़ता था, व्यापार में जो टैक्स वसूली होती थी, वो चुंगियों था, उसको खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। कौन था? तो मीर जफर था जिसने असाधारण कदम को उठाया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कि इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई है जो 16 अगस्त 1765 में किसके बीच में हुई? तो शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दिया गया है? जो कर्नल क्लाइव का गधा या सियार किसे कहा गया है? तो मीर जाफर को। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार किसे बोला जाता है? तो मीर जाफर को दिया गया है संज्ञा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को
भूसे से भरे एक बोतल के रूप में उल्लेखित किया है। तो जो क्लाइव जो कलकत्ता था उसके सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, उन्होंने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बोतल के रूप में उल्लेखित किया है? तो उन्होंने क्या किया कि भूसे भरे एक बोतल के रूप में किया। मुबारक दौला था, जो मुबारक दौला था उसे क्या बोले थे? कलकत्ता के जो आपके न्यायाधीश थे उन्होंने क्या किए थे? भूसे से भरे एक बोतल कहते हैं, ठीक है, से उल्लेखित किए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 99 क्वेश्चन कि जो कर्नल माल्सन ने कहा था कि कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य नहीं है जितना लूट सको लूटी, और यहाँ की सोने की एक थैली है। जो ऐसा माना जाता है कि जो मीर जाफ़र थे उन्होंने क्या कहते हैं कि कर्नल मार्शल ने कहा है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है। जो कर्नल ने ये बोले हैं कि अधिकारियों का एक उद्देश्य है कि जितना लूट सको तो लूटो, ठीक है, लूटी, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है, जो भारत है वैसी सोने की थैली है कि जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो और इसमें से वह किसी के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यह मीर जाफ़र है, ठीक है, सोने की एक थैली है, जब मन पड़े तब डालो। तो मतलब इसने कौन बोला था? यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मीर जाफ़र के लिए। मीर जाफ़र ऐसा बोलते हैं कि जो अंग्रेज हैं, जो मतलब ये कर्नल मार्शल ने कहा है कि इन्होंने भारत को ऐसा बोला है कि भारत एक सोने की थैला है। क्या है? भारत एक सोने की थैला है जिसमें जब मन करे तभी हाथ डालो, सोना निकालो, लूट सको तो लूटते रहो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 100वां क्वेश्चन, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो हैदर अली ने क्या किया था कि इस डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया था फ्रांसीसियों के विशेषज्ञों की मदद से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।